हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉन्चर। हमने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट बहुत कॉमन टर्म है, ठीक है। कई बार इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो चलिए रिट्रेंचमेंट पढ़ लेते हैं। रिट्रेंचमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सेक्शन 2 में डिफाइंड है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के पहले अगर आपको किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना है तो क्या क्या कंडीशंस हैं वो फुलफिल करना पड़ता है। या फिर ऐसा भी रहता है कि डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया है, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, यानी रिट्रेंचमेंट, ठीक है, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, ऐसा कुछ एक डेफिनेशन में टर्म यूज किया है, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे आगे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, रिट्रेंचमेंट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसको एज अ स्ट्रेटेजी माना जाता है, डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी माना जाता है। डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि फर्म जब अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो जाए, तो कई बार क्या करते हैं, जो उनके पास, उनको लगता है जो सरप्लस एम्प्लॉयज जो उनके पास है, एक्सेस में जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको उनको रखने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी लग रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, उनको, उनकी सर्विसेज को जो है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। एम्प्लॉयर उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, सिंपल सी बात है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, ठीक है। सो इसे एज अ डाउन साइजिंग स्ट्रेटेजी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन एन इंडस्ट्री गोज थ्रू रिटेंचमेंट it reduces expenditures और redirect focus in an attempt to become more financially solvent। retrenchment इसलिए किया जाता है ताकि थोड़ा फाइनेंशियली और सॉल्वेंट हो जाए। Many companies that are being pressurized by stockholders or have had weakening profit reports may resort to retrenchment to shore up their operations and make them more profitable। कई कंपनीज को, जैसे या तो स्टॉक होल्डर्स जो रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि आपके पास इतने वर्कर्स हैं, ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके प्रॉफिट उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती है, कम प्रॉफिट दिखता है, लेबर ज़्यादा दिखते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखते हैं, तो वो इस retrenchment strategy को अपनाते हैं। Although retrenchment is most often used in countries throughout the world to refer to layoff, it can also label the more general tactic of cutting back and downsizing। ठीक है, तो इसको एक तरह से जो एक्सेस लेबर है उसको कट बैक करना या डाउनसाइजिंग ही माना जाता है। अब अपन इसके लीगल प्रोविजंस देखते हैं। रिट्रेंचमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया गया वो देख लीजिए। रिट्रेंचमेंट मींस द टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना बाय द एम्प्लॉयर। कौन टर्मिनेट कर रहा है? एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर रहा है। क्या है? सर्विस ऑफ अ वर्कमैन। ऐसा आपको एक पॉइंट मिल गया, टर्मिनेट हो रहा है एम्प्लॉय की सर्विस, वर्कमैन की सर्विस, और कौन टर्मिनेट कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, यानी बहुत वाइड स्कोप दे दिया, कोई भी रीजन की वजह से, ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन आगे क्या लिखा है देखिए, अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को निकाल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सर्विस को टर्मिनेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, उसने कुछ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट किया होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ इनडिसिप्लिन किया होगा, उसका एज अ रिजल्ट वर्कमैन को निकाला जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, तो उसे रिट्रेंचमेंट नहीं मानते, ये याद रखेंगे। इसके अलावा भी अगर वर्कमैन वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसे भी रिट्रेंचमेंट नहीं मानते। या रिटायरमेंट ऑफ अ वर्कमैन ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन। सुपर एन्यूएशन यानी जनरली कॉन्ट्रैक्ट में रहता है ना, 60 ईयर्स के बाद आप वो एज आ गई जहां आपको रिटायर होना है, सुपर एन्यूएशन एज आ गया, ठीक है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन कंसर्न कंटेन स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन या कंडीशन इन दैट बिहाफ, या फिर ये ऐड किया गया था पॉइंट नंबर, ठीक है, बी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या लिखा है देखिए। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एम्प्लॉय को रखा गया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करा रहे, जैसे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एम्प्लॉय को रखा था, वो 5 साल पूरा हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कराया जा रहा, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है उसका जॉब, ठीक है, उसको भी
रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन कंसर्न ऑन इट्स एक्सपायरी और ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बीइंग टर्मिनेटेड अंडर अ स्टिपुलेशन इन दैट बिहाफ कंटेन्ड देयरिन, या फिर टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन ऑन अ ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ। ठीक है, एम्प्लॉय बीमार है, काफी समय से बीमार है, ऑफिस नहीं आ पा रहा है, तो उसकी सर्विस को क्या किया गया, टर्मिनेट किया गया है, उसे भी रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता है। यानी रिट्रेंचमेंट क्या क्या नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर आपने एम्प्लॉय को निकाला है एज अ एक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, एम्प्लॉय सुपर एन्युएशन पहुंच गया है, या नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर इल हेल्थ है इसलिए आपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है, तो ये सारी रीजंस से अगर एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई भी वैलिड रीजन के वजह से अगर आप एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं या उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उसे रिट्रेंचमेंट माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी रिट्रेंचमेंट डेफिनेशन पहले नहीं था, ये अमेंड करके लाया गया है 1953 में। Thus, the Industrial Dispute Act 1947 provides for certain condition in which the termination of employee would not be considered as retrenchment, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। Even it is interesting to note here that provision BB जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था was inserted later through Amendment Act 49 of 1984। ठीक है, तो प्रोविजन जो BB है, बी के बाद जो आया था, ठीक है, वो भी अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। वो क्या था प्रोविजन, जहाँ पे आप नॉन रिन्यूअल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अपॉन इट्स एक्सपायरी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिट्रेंचमेंट। ठीक है, इसे भी रिट्रेंचमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी इसके पहले अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को नॉन रिन्यू नहीं करता था, ठीक है, रिन्यू नहीं करता था, ठीक है, तो उसे रिट्रेंचमेंट माना जाता था। फिर बाद में बोला गया नहीं भाई, अगर रिन्यू नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हो रहा है, नॉन रिन्यूअल हो रहा है, तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। समझा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर दिस प्रोविजन was added to the act, the court were of the opinion that non-renewal of such contracts of employment would constitute retrenchment। अगर नॉन रिन्यू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसे रिट्रेंचमेंट माना जाता था। ठीक है, ये एक कब, कौन से समय की बात है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस ओपिनियन वाज एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन ये समझा गया कि ये जो जजमेंट है वो गलत हो गया, बैड जजमेंट था। फिर प्रोविजन बीबी वाज सब्सिक्वेंटली एडेड टू द सेक्शन। ठीक है, नहीं तो उसके पहले क्या माना जाता था कि भाई अगर आपने नॉन रिन्यू कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट तो उसको रिट्रेंचमेंट माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड फॉर रिट्रेंचमेंट। यानी अगर एम्प्लॉय को या वर्कमैन को रिट्रेंच करना है तो उसे ये कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। ठीक है, तो सेक्शन 25F में दिया हुआ है कि ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करी गई तो रिट्रेंचमेंट को इलीगल या इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम किया है तो रिट्रेंचमेंट करने के पहले एम्प्लॉय को 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिस एक्सपायर होने के बाद उसे रिट्रेंच किया जाएगा, या उसको इमीडिएटली रिट्रेंच कर रहे हैं तो जितने पीरियड जो नोटिस दिया हुआ है, ठीक है, उसने का उसको वेजेस देना पड़ेगा अगर इमीडिएट कर रहे हैं आप उसको रिट्रेंच। देखिए लिखा है, द वर्कमैन हैज बीन गिवन 1 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग इंडिकेटिंग द रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट एंड पीरियड ऑफ नोटिस हैज एक्सपायर्ड, या फिर वर्कमैन हैज बीन पेड इन लिeu ऑफ सच नोटिस वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ द नोटिस। ठीक है, और वर्कमैन को जब आप रिट्रेंच कर रहे हैं तो उसे कंपनसेशन देंगे। ठीक है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस देंगे। अगर आपने ये कंडीशंस नहीं फुलफिल करी तो एम्प्लॉय आपको कोर्ट में आपके इस डिसीजन के लिए चैलेंज भी कर सकता है। ठीक है, और अगर ये कंडीशंस आपने फुलफिल नहीं करी तो इलीगल और इनवैलिड माना जाएगा आपका रिट्रेंचमेंट। कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं। जैसे पहला है बेराम पस्टोंजी गरीवाल वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रिट्रेंचमेंट का बहुत नैरो मीनिंग दे दिया गया था। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है, इस केस स्टडी ने, ठीक है, नैरो मीनिंग दिया था रिट्रेंचमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
कि सेक्शन 200 और बीबी में जो प्रोविजन बीबी में जो लिखा हुआ है टू अकर ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस लेबर बाय द एम्प्लॉयर। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या हो गया था कि सिर्फ जब एम्प्लॉयर डिस्चार्ज करता है एक्सेस लेबर को, यानी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लेबर हो जाते हैं तो उसे जब एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है, कुछ एम्प्लॉयज को निकालता है, डिस्चार्ज करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, रिट्रेंचमेंट। बट ऐसा नहीं, ठीक है, इसके अलावा भी रीजन व्हाट्सो एवर यूज किया गया था, है ना। तो देखिए फिर क्या किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सुंदरमोनी, ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे केसेस में, ठीक है, रिट्रेंचमेंट का ब्रॉडर मीनिंग दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द नैरो इंटरप्रिटेशन अडॉप्टेड बाय द कोर्ट इन द अर्लियर डिसीजन and held that any retrenchment as defined in section 200 means termination by the employer of service of a workman for any reason whatsoever। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, for any reason whatsoever, यानी सिर्फ एक्सेस लेबर है इसलिए डिस्चार्ज कर रहे हो उसको रिट्रेंचमेंट माना जाएगा, जरूरी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन से एम्प्लॉय को निकालेंगे तो उसको नहीं माना जाता है, ठीक है। एंड दोज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय क्लॉज ए बी सी, जो हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन में। In view of this decision, it cannot be said that retrenchment means termination by the employer of the service of a workman as a surplus labor। यानी रिट्रेंचमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ सरप्लस लेबर को निकाला जा रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट माना जाएगा, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी वैलिड रीजन की वजह से आप रिट्रेंच कर सकते हैं एम्प्लॉइज को। The Supreme Court excluded closure from the scope of retrenchment in Hari Prasad Shiv Shankar Shukla versus A.B. Devilkar, ठीक है। क्लोजर को नहीं माना गया रिट्रेंचमेंट। फर्दर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सुंदर मुनि, सुप्रीम कोर्ट adopted the literal meaning of retrenchment, which is exhaustive and comprehensive, and held that the expression for any reason whatsoever was very wide and admitted almost no exception, है ना। ये जो रीजन है for any reason whatsoever, कोई भी रीजन हो सकता है। So retrenchment means termination of workers service for any reason whatsoever other than those specified in section 200, ठीक है। फिर यही इसी केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सुंदर मुनि में कुछ चार बातें बोली गई, ठीक है, चार असेंशियल्स बोला गया रिट्रेंचमेंट के लिए। वो क्या है, पहला टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन, वर्कमैन की सर्विस टर्मिनेट होनी चाहिए, और ये कौन कर रहा है टर्मिनेशन, एम्प्लॉयर कर रहा है, for any reason whatsoever and otherwise than as by way of punishment inflicted by way of disciplinary action। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स है जो इसी केस में बताया गया था, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक, आई होप आपको रिट्रेंचमेंट समझा होगा, छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।